नमस्कार प्यारे बच्चों, हम हिंदी में कक्षा 9 में हिंदी में छठा पाठ देखेंगे। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में हुआ था। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है, वह छायावादोत्तर काल के कवियों में सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी है। विद्यार्थी मित्र, हमें पता चल गया कि हरिवंश राय बच्चन कौन है। तो हमारे इस सदी के महानायक, जो फिल्म जगत के सबसे श्रेष्ठ अभिनेता महानायक माने जाते हैं, ऐसे जो प्रतिष्ठित अभिनेता है अमिताभ बच्चन, उसके उनके पिताजी है हरिवंश राय बच्चन, और वह बहुत बड़े कवि थे। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया है। उनकी नौकरी पायोनियर प्रेस में भी थी पहले, और मधुशाला एक काव्य से वह बच्चन जी को बहुत ही प्रसिद्धि मिली, शोहरत मिली, यानी इज्जत मिली। सबका बहुत ही उसमें महत्व मिला, यानी सब बहुत ही महत्व करते थे उसकी मधुशाला काव्य को। उनकी मधुशाला का सभी सम्मेलन, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में मधुशाला सुनने के लिए, कवि जब भी उसकी कविता मधुशाला की बोलते थे कड़ी, तो वहाँ सब लोग बहुत लोग आ जाते थे सुनने के लिए। अमिताभ जी भी ये मधुशाला की कई पंक्तियाँ कई बार दोहराते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है, और केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अच्छा कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लेन पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का आमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों के जबान पर हरिवंश राय बच्चन जी की है, सबके जबान पर। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, आत्मकथा का एक भाग है लेखक की, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं में से ये पाठ लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उनकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते उनकी पत्नी श्यामा ने ले ली। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। यानी बच्चन जी ने कहा कि श्यामा ने मेरी बीमारी ले ली, यानी दोनों के बीच बहुत ही एक आत्मीय संबंध था। हमारे इस काव्य में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण हमें यहाँ मिलता है। दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का हमें पता चलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ लिखा है।
कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देते हैं। उस प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करो से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी से अमाने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन बीमारी में भी काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी को दुलारना वो तो जैसे हमें अपने आप को पिछड़ेपन में ले जाना। इसलिए लेखक यहाँ पहले ही बता देते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाला नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। यानी कभी लेखक अपनी बीमारी के प्रति इतना डर नहीं रखते थे कि वो अच्छी हो जाएगी, जितना ज़्यादा काम करेंगे इतनी जल्दी अच्छी हो जाएगी, इसलिए निर्भर रहते थे। शायद गांधी जी ने इसके लिए कुछ पढ़ा था, गांधी जी के पुस्तक में कुछ पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। गांधी जी ने अपने पुस्तक में लिखा था कि कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो वो बड़ा ही अपराधी है। हमें जो शरीर दिया गया है उसकी हमें रखवाली करनी चाहिए। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। अपराध को दंड देना चाहिए, यानी जो शरीर बीमार होता है तो बीमारी में उसे और काम करवाना चाहिए, वो दंड देने के बराबर है। मुझे अब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। यानी लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि जब भी मुझे छोटी मोटी बीमारी, हम जिसे कहते हैं कि भाई जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बुखार आया, सिर दर्द आया, वो छोटी मोटी बीमारी है, तो उसके ऊपर कभी भी हमारे लेखक बिस्तर पर नहीं सोते थे, खाट पर नहीं सोते थे और उसमें बहुत ज़्यादा काम करते थे। मुझे भरे बुट्टे बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। यानी लेखक बता रहे हैं कि जब भी मुझे इतना ज़्यादा भरे बुट्टे यानी बहुत ही बुखार आता था, तब भी मैं ट्यूशन पर जाता था। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पड़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। यानी जो बहुत मेहनत करता है उससे कभी वह बीमार होता ही नहीं है, ऐसा लेखक का मानना था। इसलिए वह बीमारी में और तेज़ी से पढ़ाते थे और अपने आप को और गर्म कर लेते थे। बीमारी अमीरों की हरम जद की है, यानी कहने का अर्थ अमीर लोगों के पल्ले पड़ती है क्योंकि वो लोग काम नहीं करते। गरीबों को तो उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। पीछे लगाना यानी बहुत ही उस व्यक्ति का साथ न छोड़ना, या तो परेशानी में डालना, कोई व्यक्ति को परेशानी में डालना। तो बीमारी परेशानी में डालती है, इसलिए उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। जो कोई काम नहीं कर रहा है उसके पीछे ही पड़ जाती है, यानी उसे परेशान ही करती रहती है। बीमारी में कभी लेखक कहते हैं कि मुझे ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। जब भी मुझे ज़्यादा बुखार आता था ना, तो मुझे वह जैसे कुछ नई प्रेरणा दे रहा है ऐसा लगता था, जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय थलता, यानी और ज़्यादा अनुभूति में लेता और मेरा जो भी अहंकार ये सब पिघल जाता और मेरा हृदय और भी मृदु हो जाता। और बत्ती इस तरह की बत्ती जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछल करती थी। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबड़ा कर लिखता था। तो यहाँ अदबड़ा कर लिखना, उसका अर्थ होता है कि हट करके लिखना। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मैं कभी भी अदबड़ा कर नहीं लिखता था, हट करके नहीं लिखता था, क्योंकि मुझे इसी तरह से प्रोत्साहन मिलता था। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मेरे लिए कोई बाधा, हाँ, अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्की बुखार में तो मेरे सब काम
हस्ब मामूल होते रहते थे। हस्ब मामूल होते रहते थे यानी नित्य नियम के अनुसार होते रहते थे। कभी भी वह काम नहीं रहता था, बाकी नहीं रहता था। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता। पट से जवाब देना यानी तुरंत हाजिर जवाब देना कि बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने को मुझे याद नहीं है, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंग बस मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविता है, यानी लेखक ने दो चट्टान कविता बीमारी में ही लिखा था, और उसको तो सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस अनुमान मैंने प्लूरसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। यानी प्लूरसी की बीमारी लेखक को जब हुई थी तब उन्होंने दो चट्टाने की कविताएं लिखी थी। और बदरहाल यानी जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर दे, यानी बीमारी मुझे नहीं पराजित कर सकती थी, मैं ही अपनी बीमारी को पराजित यानी हरा देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलेगा? विश्राम तिवारी कहा करते, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। यानी विश्राम तिवारी का ये हिंदी एक कहावत है कि मार के पीछे भूत भागे, लेकिन लेखक ने उससे अपनी बीमारी के लिए एक कहावत बनाई कि काम के पीछे बुखार भागे। तो ये सही भी उन्होंने करके दिखाया, बहुत काम किया और अपने बुखार को भगाया। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। दूसरे वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।